फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर चुके थे, ठीक है ना। उसके अलावा बताया गया था डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेफिनेशन बता दी गई थी, जिसके बाद सेक्शन 240 बताया गया था, इसमें 240 सेक्शन 240 से बताया गया था ये। उसके अलावा बताया गया था टाइप्स ऑफ पैकेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही सब चीज़ें जो बताया गया था टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, बैलेंस शीट है और अदर डॉक्यूमेंट है, उसमें कैश फ्लो, फंड फ्लो, ठीक है ना। और उसके अलावा वर्किंग नोट्स, फिर लिखा है प्रतिधारित लाभों का विवरण, ये सब चीज़ें अलग अलग लिखी हुई हैं, यही बता दिया गया था। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, क्या औचित्य है, ये जानना था। यही बता दिया गया था कि टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब चीज़ें बताई गई थी, ठीक है। और आगे चलते हैं, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही बता दिया गया था कि संक्षिप्त विवरण होता है, लेखांकन अवधि के अंत में प्रस्तुत किया जाता है, इसको लिखे गए तथ्यों पर आधारित होता है, विश्वसनीयता का स्तर अच्छा होता है इसका, लेखांकन धारणाएं एवं परंपराएं के आधार पर इसको रखा जाता है, लेखापाल के व्यक्तिगत निर्णयों का प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी थी। मुझे हाथ में देखिए इतना ही बताया गया था। अब अगला जो टॉपिक हम लोग आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब एक आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक आदर्श वित्तीय विवरण, एक आदर्श वित्तीय विवरण के क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या खासियत होनी चाहिए, या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले कर तैयार करने में सरलता, इजी टू प्रिपेयर, यानी ऐसा होना चाहिए एकदम मक्खन की तरह से, जैसे मक्खन की तरह बोला है, आराम से हम लोग उसको कर सकते, तैयार करने में सरल होना चाहिए। दूसरा बताया गया शुद्धता, विश्वसनीयता। एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि हम जो भी डाटा रखे हैं उसके हिसाब से जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करें, प्रॉफिट लॉस तैयार करें, बैलेंस शीट तैयार करें, कैश फ्लो तैयार करें, फंड फ्लो तैयार करें, या अदर कोई नोट्स अकाउंट्स एक्सेट्रा तैयार करें, तो क्या होना चाहिए, विश्वसनीय, उसके विश्वसनीयता होनी चाहिए और शुद्धता होनी चाहिए, यानी ट्रस्टेबल होना चाहिए और प्योर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, योग्यता, योग्यता बोधगम्य यानी इंटेलिजिबल, यानी कि वो इंटेलिजिबल है, बोधगम्य, समझने योग्य हो, जिसको आराम से डिजाइन किया गया हो, हम लोग पढ़ सकें, समझ सकें, ठीक है। तुलनात्मकता, कंपेरेबिलिटी, यानी कि उसको कंपेयर किया जा सके, ऐसा रखा जाए डाटा। पिछले साल का देखोगे बैलेंस शीट, अगर तुम लोग देखोगे कंपनी की दो तरह से रखते हैं इसमें, करंट ईयर फिगर और प्रीवियस फिगर। देखोगे तो करंट ईयर प्रीवियस फिगर, ताकि सब सामने सामने रहे कि पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, पिछले साल क्या एसेट्स थी, क्या लायबिलिटीज थी, वो सब कुछ सामने दिखाई दे। तो कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। उसमें एट्रैक्टिव, ध्यान आकर्षक, ऐसी होनी चाहिए लोगों का ध्यान जो है आकर्षित कर ले। दिल फरेब जिसको सुनोगे ये होना चाहिए, मतलब वो दिलों को धोखा दे दे, देखे एकदम आदमी उस पर पुरकशिश होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पुरकशिश, जाजिम नजर होना चाहिए, नजर को खींचने वाला, मतलब इस तरह की सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए उसको। तो ऐसा डिजाइन किया जाता है, जो भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं देखोगे कि बाकायदा कहते हैं डिजाइन किया जाता है, इतना पर्टिकुलर रहता है। इधर छोटा सा एक कॉलम देखोगे, अगर देखोगे तो नहीं देखोगे बता देना, मैं बनाऊंगा नोट नंबर, नोट नंबर आएगा। फिर ये भी आपका अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, डेबिट ऑफ क्रेडिट नहीं है, ये करंट ईयर का और ये प्रीवियस ईयर का, ये सब क्या है। और उसको डिजाइन की जरूरत खाता है, किसको क्या रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा। ये नहीं कि ऊपर नीचे जैसे चाहो वैसे कर लो। जैसे तब बैलेंस शीट बनाते आए तुम लोग, उसमें क्या करते थे, मान लो असेट्स में लिखना है तो ऊपर लिख दिए फिक्स्ड असेट्स, फिर लैंड बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, बीच में इन्वेस्टमेंट लिख दिए, कहीं पैसा इन्वेस्ट किए हो। उसके बाद नीचे क्या लिख दिए, करंट असेट लिख दिए। कोई दूसरा बैलेंस शीट बना रहा है, होता है पहले वो करंट असेट लिखाओ, फिर इन्वेस्टमेंट लिखाओ, फिर क्या लिखाओ, वो फिक्स्ड असेट लिखाओ, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन नीचे ऊपर कर दिया। अब कोई और देखोगे तो उसमें होता है पर ऊपर कैपिटल लिखाओ, फिर क्रेडिटर लिखाओ, और कोई लिखा होगा पहले क्रेडिट लिखा होगा, बाद में कैपिटल लिखा होगा। अभी हम लोग बैलेंस शीट बनाए पार्टनरशिप के, देखे होगे तुम लोग कि कभी कैपिटल ऊपर रहते थे, कभी नीचे रहते थे, कभी क्रेडिटर ऊपर रहते, कभी बीच में रहते, कभी नीचे रहते थे, तरह तरह के। मतलब कोई मैनर ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, बस अपनी मर्जी से बैलेंस शीट मिलाना है। ये लायबिलिटी है तो लायबिलिटी है, ये एसेट्स है तो एसेट्स है,
मतलब कोई इसमें रूल नियम नहीं है। लेकिन कंपनी के लिए बकायदा कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 में, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में उसका शेड्यूल का प्रोफार्मा बना के दिया हुआ है। जब कैश फ्लो पढ़ोगे उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में तुम लोगों को पूरा प्रोफार्मा बना के दिया हुआ है। इसी पैटर्न पर रखना है, इसी तरह से रखना है, इसके दाएं बाएं कुछ नहीं हो सकते। अगर उसके खिलाफ करोगे तो इसका मतलब कानून का उल्लंघन कर रहे हो। कानून कहता है कैसे करना है, आप करने हैं, हम ऐसे करेंगे, हम उससे तेज है, हम उससे ज्यादा दिमागदार हैं, तो कानून का उल्लंघन कर रहे हो। कानून का उल्लंघन करने मतलब 6 महीने की जेल या तो 50,000 रुपया जुर्माना, दोनों में से दो। लेकिन स्टूडेंट लाइफ के लिए अभी नहीं कि अभी एग्जामों में सारा कंपनी को मत कर दे, जेल हो जाइए। स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, माफ होती हैं। स्टूडेंट लाइफ में माफ होता है। जिस नए नए डॉक्टर को क्या आता है, 2-4 तो मार भी देगा ना ऑपरेशन करने में, तब भी है चलो ठीक है, डॉक्टर भाई इसी का दर्द है। नया नया डॉक्टर आया है, इतने में सब कुछ जिंदगी कर देगा। अभी तो ऑपरेशन करना शुरू किया था, 2-4 केस गड़बड़ाएगा, 2-4 मरेंगे तो मरेंगे, कोई अपने घर के, दूसरे घर के, समझ गई। यही करते हैं भाई, नए नए मर जाते, कुछ कर पाओगे। पहले देखते हो कि जैसे ऑपरेशन करना है तो पहले ही साइन करा लिया जाता है, उसको लिखा रहता है सब कुछ कि भैया हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ये सारी आपकी जिम्मेदारी है, मरेगा नहीं तो हम सब कुछ नहीं कर सकते, पूरी साइन करवाते हैं। कभी देखोगे नहीं देखे हो, ऑपरेशन करने जाओ, छोटा ऑपरेशन हो चाहे बड़ा ऑपरेशन हो, बकायदा 2 पन्ने का वो होता है, नीचे कहीं साइन कर दो, ऊपर तुम पढ़ ही नहीं पाओगे क्या लिखा है, इतना टाइम रहता है। अरे मर रहा, मर जाओ जल्दी से करते हैं, अच्छा तक करेंगे नहीं तो मतलब कि ऑपरेशन होगा नहीं। अच्छा इसी बात दे दे रे जलेबी शांति, जलेबी सना गई। लेकिन सही माने में होता क्या, वो एक तरह से एग्रीमेंट होता है, भाई देखिए मर जाएगा आपका घर का बंदा, या आपका भाई, आपका बहन, आपकी बीवी, आपके कुछ भी, तो हम उसके जिम्मेदार रहेंगे, हम तो अपना काम कर रहे हैं। आपने मुझको ये सहमति दे दी है कि आप हाथ लगाइए, मरना जीना देखा जाएगा, तो अब हम हाथ लगा दिए, मर गया तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जिम्मेदारी जो है उन सबको नहीं होती, पहले ही सिस्टम एग्रीमेंट करा लेते हैं। कोई भी डॉक्टर बिना एग्रीमेंट, बिना लिखित किए हुए नहीं करता है। हर हाल में आदमी को मौजूद होना चाहिए, तब जाकर साइन करेगा तो कर पाएगा। तो यहाँ पर भी वही सारी चीजें हैं कि कंपेटिटिव होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और प्रॉम्प्टनेस। प्रॉम्प्टनेस मतलब शीघ्रता, मतलब जल्दी से बन सके, जल्दी तैयार किया जा सके उसको। कंप्लीटनेस, पूर्णता, यानी कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन करके, चाहे स्टेटमेंट ऑफ पेयर के रूप में हो, चाहे बैलेंस शीट के रूप में हो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आए, आधी अधूरी बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है। प्रासंगिकता, रिलेवेंस, जिस ईयर का है उसी ईयर का रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि पिछले साल का डाटा भी इसी में डाल दो, अगले साल का भी डाटा इसी में डाल दो, सिर्फ उसी साल का। और तुम लोग ये सब पढ़ चुके हो, जब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ रहे थे, इनकम एंड एक्सपेंस जब पढ़ रहे थे, तो उसमें देखे थे कि जिस साल का डाटा था उसी साल की इनकम उस साल के एक्सपेंस जोड़ते थे, अगले साल का मिल गया तो घटाते थे, पिछले साल का मिल गया था उसको घटाते थे, सिर्फ उसी साल का। तो ये होता है रिलेवेंट, यानी रिलेवेंट ईयर का होना चाहिए। तो ऐसी जब भी आप स्टेटमेंट ऑफ पीयर बनाओ, चाहे बैलेंस शीट बनाओ, चाहे कैश फ्लो बनाओ, फंड फ्लो बनाओ, या अदर कोई नोट्स बनाएंगे, तो क्या उसमें अगले साल पिछले साल ध्यान नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा। हमको सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट ईयर का चाहिए, ठीक है ना। तो करेंगे आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ये उसके अंदर गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फिर से बात देख लो। तैयार करने में सरलता, इजी टू प्रिपेयर, शुद्धता एवं विश्वसनीयता, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, बोधगम्य इंटेलिजिबल, तुलनात्मकता, कंपेरेबिलिटी, ध्यानाकर्षक अट्रैक्टिव, शीघ्रता प्रॉम्प्टनेस, पूर्णता कंप्लीटनेस, प्रासंगिकता रिलेवेंस। अगर ये सारी चीजें किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर पाई जाती हैं कि वो शुद्ध है, जल्दी बन जाती है, वो कंप्लीट है और वो ट्रू एंड फेयर है, अगर ये सारी चीजें मतलब वो अट्रैक्टिव है, ये सारी खूबसूरत पाई जा रही है, ये सारी क्वालिटी उसके अंदर है, समझ जाओ कि आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। वो एक आदर्श वित्तीय आदर्शात्मक किधर है, चले। अब आते हैं इसमें लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण की सीमाएं। आप इतना वित्तीय विवरण तैयार करते हो, आपको पता भी चल गया क्यों तैयार किया जाता है, लेकिन उसके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ उसके दोष हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटेशंस। क्या बोलते हैं, लिमिटेशन, सीमाएं, उसकी कमियां, उसके दोष। तो क्या क्या है बता रहा है, वर्तमान स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता, डू नॉट रिफ्लेक्ट द करंट सिचुएशन, करें करंट सिचुएशन को नहीं शो करता है, करंट को। ये कब की दिखाता है, प्रीवियस ईयर की, गुजरे हुए कल का दिखाता है, गुजरे हुए साल का दिखाता है, ये जो चल रहा है इस साल का दिखाता है क्या, नहीं दिखाता है।
करंट सिचुएशन में कहता है ये गुजर चुका है जो उसके बारे में बताता है, ठीक है। दूसरी बात, परिसंपत्तियां वसूली नहीं जा सकती हैं, असेट्स में नॉट रियलाइज। जो भी हमारे पास एसेट्स है, कह रहा है कि इसको अभी आज डेट में बेचा नहीं जा सकता है, बस जो भी अनुमान किया गया बैलेंस शीट लिखा हो कि इतने की है, लेकिन जरूरी कि उतने पर बिक ही पाए जितने दिखाई गई। पक्षपाती कह रहा है कि ये भी एक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, हो सकता है कि उसमें बहुत सारी चीजें जो है आपने बढ़ा चढ़ा कर दिखाई हो, ठीक है ना, पक्षपात ले जाओगा अपना। बेस, समुचित सूचना, एग्रीगेट इंफॉर्मेशन, एग्रीगेट इंफॉर्मेशन करें कि इंफॉर्मेशन जो रहती है सबके एकदम सेपरेट नहीं रहती, मतलब मोटी मोटा तौर पर रहती है। जैसे लैंड बिल्डिंग पर हरास लगा दिए हो, मशीनरी पर हरास लगा दिए हो, 10% 20%, क्या एकदम एक्चुअल वही है होता है क्या? नहीं, मतलब एक तरह से एग्रीगेट रहता है कि ऐसा ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद भी बताया गया यहाँ पर अनिवार्य सूचना का अभाव, मिसिंग ऑफ वाइटल इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी ऐसी वाइटल इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी जरूरत होती है, लेकिन हम लोग उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो छूट जाती है, छूटने से लिखने से रह जाती है। गुणवत्तापूर्ण या गुणात्मक सूचना की कमी, लैक ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। करे जो क्वालिटी वाली इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कि उसमें कुछ कमी हो, वही ना लिखी हो, लिखी तो जरूर है लेकिन क्वालिटी चाहिए, उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसको लिखा नहीं गया, रिकॉर्ड नहीं किया गया है। यह केवल अंतरिम रिपोर्ट होती है, दे आर ओनली इंटरिम रिपोर्ट। करें एक तरह से इंटरिम रिपोर्ट है जो लोगों को दिखाया जाता है, मैनेजमेंट को, एम्प्लॉई को, कस्टमर को, सप्लायर को, बैंकर को, लेंडर को, इन सबको क्या करते हैं हम लोग हैं, सिर्फ बस दिखाने के लिए एक रिपोर्ट है ये, ठीक है। तो ये सब क्या बता रहे हो, उसकी कमियां बता रहे हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया गया है, इतने मेहनत से स्टेटमेंट पीएल बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो और कैश फ्लो बना रहे हो, फंड फ्लो बना रहे हो, ये सारी चीजें करने के बावजूद फिर करा है कि ये सब बहुत सारी चीजें ऐसे बेकार है। क्यों बेकार है बता दिया, क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव नहीं है, ठीक है ना, ये सब चीजें नहीं है। तो एक बार फिर से देखना है क्या क्या इसके अंदर कमियां हैं, क्या इसके दोष हैं, क्या इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो अभी हम लोग इंक्लूड करना चाहिए लेकिन ये नहीं है। फिर से देख लो, लिखा गया वर्तमान स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता, डू नॉट रिफ्लेक्ट करेंट सिचुएशन, परिसंपत्तियां वसूली नहीं जा सकती, असेट्स में नॉट रियलाइज, पक्षपाती यानी बेस होता है इसका, समुचित सूचना, एग्रीगेट इंफॉर्मेशन, अनिवार्य सूचना का अभाव, मिसिंग ऑफ विटल इंफॉर्मेशन, गुणवत्तापूर्ण या गुणात्मक सूचना की कमी, लैक ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, यह केवल अंतरिम रिपोर्ट है, दे आर ओनली इंटरिम रिपोर्ट, ठीक है। अब आता है वित्तीय विवरण के प्रयोगकर्ता, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब से हम लोग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट चालू किया हूँ तब से बार बता रहा हूँ, जो भी आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हो, जो भी प्रॉफिट लॉस तैयार करते हो, जो भी बैलेंस शीट तैयार करते हो, जो भी कैश फ्लो तैयार करते हो, जो भी फंड फ्लो तैयार करते हो, इसको कौन यूज करता है, इसको कौन इस्तेमाल करता है, इसका कौन प्रयोग करता है, यूजर्स ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बताया कि अभी अभी जस्ट 2 मिनट पहले बोला क्या, भाई ओनर हो गया, मैनेजर हो गया, कस्टमर हो गए, सप्लायर हो गए, बैंकर हो गए, लेंडर हो गए, ये सब क्या है आपके, गवर्नमेंट भी हो गई, ये सब क्या है, ये सब के सब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का यूज करते हैं। किसी को लोन देना होगा तब भी जरूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करना होगा तब भी जरूरत पड़ेगी, कोई आपको माल देना चाहता है उधार तब भी उसको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। चलो तो ये था हमारे पास, तो लिखा है यहाँ पर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अथवा करके लिखा हुआ है, विभिन्न पक्षकारों के लिए वित्तीय विवरणों का महत्व, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर वेरियस पार्टीज। तो वेरियस पार्टीज में क्या है, इन्वेस्टर, लेंडर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स और स्टॉक एक्सचेंजेस, मैनेजमेंट। अब इसमें एक वर्ड आ गया कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स। कस्टमर किसे कहते हैं और कंज्यूमर किसे कहते हैं? कस्टमर सुने ना हो, कभी नहीं सुने हो तो बताओ, कस्टमर किसे कहते हैं और कंज्यूमर किसे कहते हैं? बताया क्या एक बार, ऐसी बात नहीं है लेकिन बताना चाहोगे तब बताओगे। कस्टमर, कंज्यूमर, ग्राहक और उपभोक्ता, दोनों दिख रहा था। ग्राहक और उपभोक्ता, एक को बोलते हैं लोग ग्राहक, ये है आपका ग्राहक, और इसको बोलते हैं हम लोग हैं उपभोक्ता। और ये अक्सर बेशतर जो है कुछ लोग इसको समझते हैं इस कंज्यूमर को, कस्टमर को, सब एक ही चीज है। ऐसा ही है क्या आसिम? कंज्यूमर और कस्टमर दोनों सब एक ही चीज है? दोनों मान सकते, मान लेते
और कुछ अगर हो तो बताओ। भाई मुतलक बताया, दोनों को मान सकते हैं। कुछ अलग किसी को लग रहा हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाए फटाफट। हैं तो वर्ड आ गया तो बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। कंज्यूमर कस्टमर लिख दिया है, ग्राहक उपभोक्ता। मैं जानना चाह रहा था कि अगर कहते कि इसको नहीं जा आ रहा है तो आगे चले। आज चलो देखो बता देते हैं। कस्टमर और ग्राहक किसको कहते हैं, थोड़ा सा बहुत डिफरेंट है। जैसे मान के चलो ये मैन्युफैक्चरर साड़ी के, किसके साड़ी मैन्युफैक्चरर नहीं है। हम हैं हैदराबाद के एक व्यापारी। मैं इनके पास आया, ध्यान सुनो बात को। मैं इनके पास आया हूँ, साड़ी लेकर के गया, तो क्या साड़ी मैं पहनूंगा? नहीं। इसको मैं रीसेल करूंगा, तो मैं क्या हुआ इनका कस्टमर क्या हुआ? अब बताता हूँ, जो मुझसे साड़ी ले गया वो पहनेगा नहीं सर। हाँ जी, तो कस्टमर किसको कहते हैं, कंज्यूमर किसको कहते हैं? अभी मैं कंज्यूमर नहीं बताया हूँ, अभी कस्टमर बताया हूँ कि हमने एक सप्लायर से माल खरीदा, लेकर के आया उसको रीसेल करने के लिए। मैं इनका कस्टमर हूँ, लेकिन कोई आदमी जो आ रहा है उसको यूज कर रहा है, वो यूज करने के लिए खरीद रहा है, उसको कंज्यूमर कहते हैं। और वो मेरे लिए कस्टमर भी है, कंज्यूमर भी है। यही तो बात है। तो कस्टमर भी कह सकता और कंज्यूमर भी कह सकता हूँ। तुम्हारे लिए कस्टमर भी कहता और कंज्यूमर भी कहता हूँ, लेकिन यहाँ पर कस्टमर नहीं कह सकते, वो कंज्यूमर नहीं कह सकते, सिर्फ क्या कहोगे? कस्टमर कहोगे, क्योंकि हम यूजर नहीं है। साड़ी ले गए, कोई इस्तेमाल नहीं किए हैं, उसको रीसोल्ड किया गया है। जो खरीदा है वो मेरा कस्टमर भी है और इस्तेमाल भी करेगा, कंज्यूमर भी कहूँगा उसको। यही मैं डिफरेंट है कस्टमर दोनों ही बोले जाते हैं, कस्टमर दोनों में है, लेकिन जो उसको इस्तेमाल करेगा वो क्या है? कंज्यूमर। उसको कस्टमर भी कह सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये था हमारे पास कंज्यूमर और कस्टमर का मामला। चलो ये बताया गया किसको किसको क्या क्या फायदा होगा, तो इस सारी चीज निकल के आ गई। तो जितने नाम आए थे उसमें ये सब भी जुड़ गया है। ठीक है, अब आते हैं इसमें विभिन्न वित्तीय विवरण या वित्तीय विवरणों के संघटक, यानी वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो क्या क्या तुम्हें बताया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बताया गया? क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है? यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आता है, उसके बाद बैलेंस शीट आती है, उसके अलावा कैश फ्लो फंड फ्लो आता है, उसके बाद वेरिएट नोट्स टू अकाउंट आते हैं। ठीक है, उसके अलावा पता नहीं कौन लाभ का विवरण दिया था वो भी आता है। उसके अलावा पता नहीं क्या एक आता है तुम लोगों को, उसमें संस्था को परिवर्तन किया गया था, इक्विटी में। ये सब सारी चीजें दिया था तुम लोगों को। ठीक है ना, ये सब क्या है? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो बता रहे यहाँ पर वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब उसमें जो आइटम दिखाए जाते हैं, जो आइटम दिखाया जाता है वो अलग अलग तरह के होंगे। तो किसको कहाँ दिखाया जाएगा तो उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर आता है स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब लोग एक और वर्ड आ गया, स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये क्या होता है? स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ जी, स्टैट्यूटरी लिखा हुआ है लेकिन पढ़ते हैं इसको क्या? स्टैट्यूटरी क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वैधानिक वित्तीय विवरण। देखो वैधानिक किसको कहते हैं? जो विधान द्वारा, विधान बोलते हैं किसको? कानून द्वारा। विधान मतलब कानून द्वारा जिसको बनाना अनिवार्य करार दिया गया हो, यानी हर एक कंपनी को उसको बनाना जरूरी है। बहुत सारे रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसको जरूरी नहीं है, वो आप अपनी मर्जी से अपनी याददाश्त के लिए रख सकते हो। ये भी रिकॉर्ड रखो, ये भी रिकॉर्ड रखो, ये भी रिकॉर्ड रखो। लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हर एक कंपनी को रखना जरूरी होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हैं स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि हर एक कंपनी को चीज बनानी ही बनानी है हर साल।
उसके अलावा बनाओ या मत बनाओ। तो इसे बता रहा है सबसे पहले बैलेंस शीट बनानी है सबको, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाना है, डायरेक्टर से रिपोर्ट तैयार करनी है, चेयरमैन स्पीच तैयार करनी है। चेयरमैन स्पीच बोले तो बाकायदा मीटिंग होती है, सभी शेयर होल्डर बुलाया जाता है, उसमें जो डायरेक्टर होगा वो डायरेक्टर स्पीच देगा तो बताएगा, तो वो भी तैयार की जाती है। ये सब क्या है आपके स्टैचुरी हैं कि क्या आप लेक्चर में देंगे, आप लेक्चर देंगे तो क्या बोलेंगे उसमें, बाकायदा उसको तैयार किया जाता है कि क्या क्या आपको बात रखनी है, किस मुद्दे पर बात रखनी है, सारी सी बातें उसमें स्पीच में रहती हैं वो। तो वही होता है चेयरमैन स्पीच। फिर ऑडिट रिपोर्ट, तो ऑडिट रिपोर्ट दोनों जानते हैं किसे कहते हैं, ऑडिट होता है ना ऑडिट, तो ऑडिटर से रिपोर्ट बोलते हैं। तो ऑडिटर से रिपोर्ट किसे कहते हैं बताओ, ऑडिटर से, इसको हम लोग इस तरह से चार्ट में ऑडिट रिपोर्ट ही कहते हैं। तो ऑडिट जाते किसको कहते हैं, ऑडिट, यही बताया गया है। तो जो उसमें गलतियां उसमें जो होती हैं उसी को पता करने के लिए क्या उसमें उसको ऑडिट कहते हैं, उसी को पता करने के लिए उसको देते हैं। तो ऑडिट जो कर सीए कर देते हैं जानता है, उसको बताता है ये कर दिया है। ऑडिट करने का मतलब होता है यहाँ पर जांच पड़ताल करना। क्या करना, इसके द्वारा जांच पड़ताल की जाती है, हर अरे गहरे नस्तु खरे द्वारा। उसके लिए एक प्रोफेशनल आदमी होता है, प्रोफेशनल पर्सन होता है, एक पेशेवर आदमी होता है, पेशेवर आदमी होता है, यानी वकील नहीं करेगा, डॉक्टर नहीं करेगा, इंजीनियर नहीं करेगा, ठीक है ना। उसके लिए कौन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे। कौन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जिनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री प्राप्त किया होगा, मैं भी नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री प्राप्त किया होगा, वो आदमी करेगा। यानी सीए फाइनल होना चाहिए, ये नहीं मैं सीए का इंटर हूँ, सीए फाइनल बाकी था तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन जितने भी रिपोर्ट तैयार करते हैं, चाहे हम जैसे आर्टिकल करते हैं, जो सीए की तैयारी कर रहे होते बंदे ना, तो उनको पता है ना कि सीपीटी निकालना है, आईपीसी निकालना है, उसके बाद जो प्रोसेस हम लोगों को होते हैं क्या होते हैं, फाइनल का होता है। तो उसके फाइनल से पहले 3 साल की ट्रेनिंग होती है सीए की, किसी भी सीए के अंडर में, किसी भी सीए के अंडर में ट्रेनिंग करनी होती है 3 साल की। और 3 साल की ट्रेनिंग कर लेंगे तो ट्रेनिंग करते हैं तो क्या करते हैं सीए साहब, पूरी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं, चेक कराते हैं, सब कुछ वही करता है। खाली सीए साहब क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, मोहरिया भी नहीं मारते, उनको चपरचिया मारता है, ठीक है ना। यही तो क्वालिटी है इतना पढ़ने लिखने की, खाली साइन करो उसके बाद पैसा ले लो, कोई 1.5 लाख रुपया फीस देता है, कोई 25-50 रुपया, अलग अलग वेराइटीज होती हैं, उसकी ज़्यादा फीस दी जाती है, ठीक है ना। तुमने बताया था एक तरीका कि 5 मिनट कम रहता है, 5 का, लेकिन कहते हैं कि अरे नहीं हो पाएगा, 5 दिन बाद अब आइएगा, 5 दिन बाद बुलाया जाता है, इसीलिए पैसा फैलेगा। अब अभी परसों नरसों एक रिपोर्ट दिया हूँ, सोमवार को दिया हूँ, 2 घंटे का काम था। और जुम्मा, अरे बहुत मगर एक हफ्ता लगेगा भाई, अब हफ्ता लगेगा, करते उनसे तय करके कर दो रतिया जैसे कि कहूँगा ठीक है कर देता हूँ, सोमवार को मिल जाएगा, कम से कम 3 दिन टाइम दिया, सोमवार को भाव मार रहा हूँ अभी कम मंगल को मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, बहुत काम उसमें, अरे सर देखिए जितना जल्दी हो जाए। सलमान में ठीक है, 6 बजे तक देखता हूँ, 6 बजे तक देखता हूँ, सलमान में 6 बजे 6:30 बजे बुला कर गया, टुकड़िया नहीं आए हैं, बना रख दिया हम, हाँ ठीक है सर, तो रखी रहती है, ठीक ना। मतलब 2 घंटे का काम है, अब कितना 1500 रुपये बहुत है, कितना लेगा आदमी, 2400 रुपये बना के दिया हूँ, इसे देंगे नहीं 2400 रुपया। 3 साल की बैलेंस शीट रहती है, यही सब बैलेंस शीट रहेगी, 3 साल की है, 8 3 24 800 रुपये पर बैलेंस शीट का लिया जाता है, 2400 रुपये को, लेकिन देंगे नहीं, 5 बता देंगे, 5 से 1500 रुपये लग दिए सर, हो जाएगा। और यही जो बाहरी कंपनी होती है, जितना कमा किया गया ना, उधर 5000 रुपया आता है, वो तो मऊ वाले के हैं ये है तो थोड़ा सा चलो भाई ठीक है 2400-2500 कर दो, वो भी कम देंगे रोज करके, 5000 कर जो वो भी सुबह रो नहीं बोल जाते। अब बाहर वाले जानते हो, आंसू आए ना आए, लेकिन हंसते हुए दिल के साथ 5 रुपये देंगे कि भाई मेरा आपने काम निकाल दिया, उसकी वैल्यू समझते हैं। और यहाँ पर वैल्यू अभी काम किए ना, खाली कपूर दे बना दिए, फिगर भर दिया, सही बता रहा हूँ। यहाँ पर अकाउंटेंट कोई कदर नहीं है, 1500 में 2000 में, उसकी ये वजह भी एक है कि जैसे तुम जैसे अकाउंटेंट हो गए, डाक टैली सीख लिए, अब काम खोजना चालू कर दिए, तो ये फील्ड में 5 साल थे, 10 साल थे फील्ड में, जाहिर सी बात है कि इसके अंदर एक्सपर्टीज आ चुकी होगी, ये मांगेगा 7000 रुपया, अब तुम तो अभी नए तुमको क्वालिटी पता ही नहीं है, कितना दोगे, कहोगे 2500 रुपया, वो कहे 1500 में कर दो,
चलो ठीक है क्या क्वालिटी पता ही नहीं है, बारीकी पता ही नहीं है कि है क्या चीज, बस टेरियर सीख लिया हो ना, बस बात परचेज से चलाना है, इंस्ट्रूमेंट चलाना है, हो जाएगा कमा। अब बाकी एक आदमी 7-8 साल दूध मार्केट में रहा है, उसके अंदर एक्सपर्टीज है कि वो हर एक चीज़ जानता है, समझता है, बूझता है। और नया सीखो लड़का आता है 2500 रुपये मांगता है, 1500 में डन भी कर देता है, चलो हो गया। तो अब ऐसे ही लोग मार्केट में डाउन डाउन करते हैं, तो वैल्यू गिरी है, अकाउंटेंट ही वैसे गिरी हुई है। यदि अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहे तो हर आदमी ये जब 7500 मांगता है, मतलब पुरनका वाला नौकरी को कहना चाहिए कि अरे हमको 10,000 दीजिए, हम तो कुछ जानते ही नहीं, कमा करूँगा तो बड़ी मेहनत लगेगी, इसके तो बहुत आसान है, ये तो चुटकी में कमाल कर देगा। मुझको तो अभी जब बैठूंगा ना तो इसी को ना कर पूछूंगा प्रिंटवा कहाँ से मानना है, PDF कहाँ से बनेगी, लेजरवा कहाँ से खोल के चेक करूंगा, अगर इंडिया गलत हो गई तो डिलीट कहाँ से करूंगा। ये सारी समस्या जो है तुम लोग सीखने के बाद भी आएगी। और किससे मिलोगे, उसी 7-8 जो मार्केट एक्सपर्ट है ना, उसी को फोन करोगे, उसी के अटैच में रहोगे कि यार कुछ पूछने लगा तो दिक्कत न हो जाए। और ये सब सारी चीज़ें जब पूछी जाती हैं, पता चला कि इंटीरियर गलत हो गई है, उसको डिलीट करना है, या कुछ अमाउंट गलत दिखा गया उसको सही करना है, बहुत सारी समस्या आएगी। वो तो जब करने जाओगे तब समस्या आएगी, ठीक है ना। तो पहले तो ये बेसिक नॉलेज, ये तो एक क्लरिकल एरर होगी, और एक होगी तुम लोग प्रिंसिपल एरर। तो तुम लोग एरर पढ़ाएंगे, अगर ट्रायल में पढ़ोगे तुम लोग, अगर फाइनल इंटर 11 में, तो उसमें एरर बताएगी दो तरह की, एक होती है प्रिंसिपल एरर और एक होती है क्लरिकल एरर। प्रिंसिपल एरर मतलब जो प्रिंसिपल बताया गया, जो अकाउंटिंग का जो सिद्धांत बताया गया, उसकी हिसाब से क्या गलतियाँ हो सकती हैं, और एक होती है क्लरिकल एरर। तो अभी क्लरिकल एरर होगी तो एक आदमी से पूछोगे, जब प्रिंसिपल एरर होगी तो फिर उसके लिए जब सीए के वहाँ जाओगे तो वो अलग लटर जाएगा। 5 साल तक 6 साल तक खाली सीए की डांस सुनोगे। जब ऑडिट रिपोर्ट ले जाओगे ऑडिट कराने के लिए, तब दुनिया भर की पहले सुन करके उसके बाद मुँह गिरा करके आओ करेगा 25 में सारे सही तेरे बार रहेगा नहीं भेज बहुत कम दे रहा हूँ, 1500 रुपया 2000 ले करके पछता रहा हूँ। वहीं से कम छोड़ भागते हैं। अब फिर वो खोजेगा कि कमा कर दिए, बस थोड़ा तो बाकी रह गया है, कोई कर दे, तो फिर वही इस कहेगा ये हमको दे दो, कमा बदले में करेंगे। फिर वो 1500 वाला खोल लेता है, वही नहीं हकीम खतरा जा परवा वाले डूब जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या हो गया था, इसमें बताया गया था कि जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी गई है, आपने प्रॉफिट लॉस बनाया, में बैलेंस शीट बनाया, तो ऐसे कोई भी आंख बंद करके जो उसके यूजर्स थे, मैनेजर थे, ओनर थे, लेंडर थे, कस्टमर थे, ग्राहक कस्टमर, और ये क्या इन्वेस्टर थे, कंज्यूमर थे, ये सब ऐसे ही आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे कि आपका सही है। उसमें कहेंगे भैया ये ऑडिट है कि नहीं, ये बाकायदा जांच परखा गया कि नहीं परखा गया, साइन है कि नहीं किसी सीए की, तो कराता है। तो हमें बताया कौन करता है, सीए साहब नहीं करते हैं, उनके आर्टिकल करते हैं, यही हुमा सुमा जैसे स्वाइट करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, सब कुछ करते वही है। उसके बाद जो है वो साइन कर देते हैं, वही रिपोर्ट बन गई ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। वही ऑडिट रिपोर्ट जो है सबकी एक एक कॉपी करा करके जितने भी मीटिंग में बैठते हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स आते हैं, सबको कॉपी भेज जाती है। 21 दिन पहले भेजी जाती है। कब मीटिंग कब रखनी है, तो 21 दिन पहले उनको नोटिस जाती है। ये नहीं कि परसों मीटिंग है चले ना 21 दिन पहले, क्योंकि जो इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं जो शेयर होल्डर्स होंगे, कोई तो थोड़ी जैसे मुंबई में रहने होंगे, मुंबई में हेड ऑफिस है तो कोई मुंबई का होगा, तो कोई मऊ का भी होगा, और हो सकता है कोई फॉरेन कंट्री में भी रहता हो, क्योंकि कंपनी की शेयर बेचने के कोई बाउंडेशन तो है नहीं, किसी के पास इंडिया में लेंगे, कोई भी ले सकता है, पब्लिक कंपनी अगर है तो 21 दिन पहले उनको लेटर भेजा जाएगा कि 21 दिन बाद मीटिंग होने वाली है। मीटिंग कितने बजे होगी, कहाँ पर होगी, किस हाल में बैठेंगे हम लोग, बाकायदा बड़ी अच्छी जगह होता है, सब एकदम 5 स्टार होटल टाइप का रहता है, उसी में रहना खाना पीना सब उसमें फैसिलिटी होती है, उसी में सब सारी बातें होती हैं, ठीक है। तो ये हमको चाहिए क्या, इसमें ऑडिट रिपोर्ट भी चाहिए। इसका मतलब कि इसमें कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से ऐसी चीजें होंगी जिसको हम लोग करना होता है। तो सबसे पहले बताया गया स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चाहिए आपको, बैलेंस शीट चाहिए, प्रॉफिट लॉस चाहिए, इतनी तो क्लियर है। उसके बाद फिर क्या आता है, डायरेक्टर रिपोर्ट बनती है, फिर चेयरमैन स्पीच बनती है, और ऑडिट रिपोर्ट तैयार करती है। ये जो है एकदम समझ लो कि विधान द्वारा, कानून द्वारा जरूरी चीजें, ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर आता है ऐच्छिक वित्तीय ऋण, यानी वॉलंटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वॉलंटरी है, ये आपकी इच्छा पर है, चाहे तो उसको रिकॉर्ड रखो, चाहे तो मत रखो। रखोगे तो अपनी आसानी के लिए रखोगे, नहीं रखोगे तो बहुत सारी चीजें जो है कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे, ठीक है ना। तो अपने याददाश्त के लिए या अपनी बहुत सारी वर्किंग करने के लिए रख सकते हो। जैसे ये बता रहे हैं यहाँ पर, सारांशित खाते, समराइज्ड अकाउंट, जिसको हम लोग समराइज्ड अकाउंट को क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस रेट कह सकते हो, ठीक है। समराइज्ड हाइलाइट्स, सारांशित मुख्य अंश, बड़ी बड़ी चीजों का जो है
मतलब उसको नोट कर लिया जाए कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी चीज़ों का, ठीक है। उसके बाद सूचनाओं का सहायक विवरण, सूचनाओं का सहायक विवरण, बहुत सारी सूचनाएं ऐसी हैं कि उसकी सहायक भी बहुत सारी सूचनाएं होती है, वो सहायक इन्फॉर्मेशन को रखे जाएगी। ये सूचना जो आई ये कहाँ से आई है, जिसको लोग वर्किंग नोट बोलते हैं। जैसे अब ये कोई बड़ी फिगर आई है तो उसका वर्किंग नोट किया गया होगा, काट पीट करके तब नहीं यहाँ पर आया होगा, तो वो आपको चाहिए। उसके अलावा बताया गया इसमें सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऑफ फंड्स हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, 10 वर्षीय सारांश, 10 साल का आपके पास एक सारांश बना होता है बाकायदा एकदम, जैसे यहाँ पर 2 साल का बनाना हो कालम बना करके, ऐसे ही कालम 10 साल का बनाया जाएगा, ऐसे ही 10 साल का 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 सबका 10 साल का पूरा दिखाई देगा। पूरी एसेट्स और लायबिलिटीज कितने साल की दिखाई देगी, 10 साल की। तो उसमें क्या दिक्कत की बात है भाई, फिगर तो यही रहेगी जो यहाँ पर साइड में लिखे वही रहेगा, बस सिर्फ आपका ये फिगर घटी बड़ी होगी, ठीक है ना। अभी बनाओगे जब ना तो अब यहाँ फिगर जो है कितना टफ काम है, अब फिगर सबको समझ नहीं आएगी। इसमें लिखो 1 लाख, इसमें लिखो 1,10,000 रुपया, इसमें लिखो 98,000, इसमें लिखो 1,05,000, घटी बड़ी होगी कुछ ना कुछ, तो इसको समझने के लिए वैसे नहीं समझ में आएगी, एक नजर में देखना होगा। तो जानते हो कैसे देखोगे, देखो डायग्राम तो बना ही होगे तुम लोग, ऐसे रहेगा, देखो ऐसे बड़ी घटी फिर घटी बड़ी, यहाँ से पता चल रहा है यहाँ बढ़ गई है, यहाँ बढ़ गई है, ये घट गई है, ये घट रही है, ये घट रही है। 10 साल का रिकॉर्ड जो है बता दो उसको, जैसे बनाना है बैलेंस शीट में उसी भी बनाओ, और उसको बाई ग्राफ भी दिखाओ, बाई ग्राफ। तो देखते हो कि जितने भी चीजें तुम लोग मैच वगैरह भी देखते होगे तो रिजल्ट को भी ग्राफ द्वारा दिखाता है। क्योंकि रिजल्ट अगर जैसे फिगर में देखा ना, गोल में दे दे या रन में दे दे, स्कोर वगैरह जो देता है इसमें दे दे, वो डाटा याद नहीं पाएगा, लेकिन फिगर जो है देख करके लगेगी, ठीक है ना। या कभी कभी इस तरह से सर्किल बना के देता है, ये 10 साल में इसको बांट दे ऐसे। अब बांटेगा तो इसमें भी देखो किसी में छोटा है, किसी में बड़ा रहेगा, उससे कहीं तक बड़ा रहेगा, तो ये सब क्या दिया हुआ है इसमें ही बांट देगा, तभी पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा इस साल में रहा है। तो यहाँ सन दे देगा 2001 2012 2018 2020 ये सब लिखा हुआ है, तो पता चलेगा ना यार सबसे किस में कम है। परसेंटेज दे देगा यहाँ पर, मान के चलो कि 10% लिख देगा, ये आपका 15% लिख देगा, इसको 18% कर देगा, ये 20% हो जाएगा, ये हो सकता है आपका 43% कर दे, इस तरह से परसेंटेज दे देगा, तभी देख लोगे कि ये तो बहुत ज्यादा है, किस समय क्या था। तो मतलब चाहे उसको डायग्राम जो दिखाया जाए यूं दिखाया जाए चाहे यूं दिखाया जाए, तो एक ये दिखाने का तरीका है, ये तरीका दिखाने का तरीका है, और एक तरीका ये भी होता है, देखो ऐसे ही बनता है, ये देखोगे, यस सर देख रहे हैं, देख रहे हो ना, मतलब घट बढ़ रहा है, उसी में दिखाई दे रहा है सारी चीजें कि सन 2001 में इतना था, सन 2002 में इतना था, ये सब दिखा रहेगा यहाँ पर, लाख रुपए में 10 लाख में 20 लाख में दिखा रहेगा, तो दिखाई दे रहा है कि हाँ घट रहा है बढ़ रहा है। तो डायग्राम जैसे भी जाए, मतलब कि प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि जो 10 साल का डाटा आप रखे हुए हो फिगर में 95 98 वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये दिखाई देगा आपको, बारीक बारीक भी दिखाई देगा इसमें।